सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की एक नई स्ट्रीम और उसका एक नया जो है विषय, ठीक है, जिसका नाम है इतिहास। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, जो आपका क्लास 11th का हिस्ट्री की जो बुक है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा सिलेबस अपडेट हुआ है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि आपके किसी चैप्टर के अंदर, जो मैं चैप्टर आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो हो सकता है कि उसमें चैप्टर नंबर 1 हो, और यहाँ पर जो मेरे पास बुक है वो थोड़ी सी पुरानी बुक है, तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है। ओके, सो यहाँ जो आज की क्लास है उसमें हम ना स्टार्ट करने वाले हैं लेखन कला और शहरी जीवन। तो ये हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है आज की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर है इसके नाम से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाता है हम लोगों का कि भाई ये लेखन कला और शहरी जीवन, मतलब अगर ये नाम इतना प्यारा है तो दैट मीन्स इसकी हिस्ट्री कितनी मतलब क्यूरियस होगी, कितनी अच्छी खासी होगी, क्या ब्यूटीफुल हिस्ट्री होगी इसकी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं ना कोई जल्दबाजी करके आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ, मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। ओके, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो शूट कर रहे हैं तो सर उसके अंदर फटाफट इंट्रो अच्छा कर दो, फिर बीच में बॉडी कंटेंट कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे कर, ये नहीं करना सर। आराम से हम बुक को समझने वाले हैं, हम पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, तो हम आराम से सीखेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, हो सकता है कि देखो, अब चैप्टर हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े हैं, तो हो सकता है एक वीडियो के अंदर कंप्लीट ना हो, 2 वीडियो के अंदर ना हो, 3 वीडियो के अंदर ना हो, तो जितने में होगा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कम से कम हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे उसको, है ना, और समझ कर चलेंगे। तो क्योंकि क्या होता है कि हम जितनी चीज़ों को समझ करके चलते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। ओके, तो चलिए बाकी चीज़ें हम देखते रहेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम गेट कर लेते हैं कि इसका नाम लेखन कला और शहरी जीवन क्यों पड़ा। ठीक, तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारी सबसे मतलब कहा जाता है कि प्राचीन सभ्यता रही है, ठीक है ना, दुनिया के अंदर, वो मेसोपोटामिया की रही है। तो ये जो लेखन कला है और जो शहरी जीवन है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इतिहास में ये इसी जो है सभ्यता के अंदर पाई गई है। तो इसीलिए इस अध्याय को आपके जो क्लास 11th का जो ये चैप्टर है, इसके नाम से इसको जोड़ा गया है, लेखन कला और शहरी जीवन। ओके, तो देखिए हम थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं कि बेसिकली ये जो लेखन कला और शहरी जीवन और ये मेसोपोटामिया, ये सब है क्या। इसको हम पहले इंट्रोडक्शन के माध्यम से पहले इसका एक इमेज, पूरी पिक्चर तैयार करते हैं इसकी। ठीक है ना, तो देखिए, आपको पता है कि जो मेसोपोटामिया है वो इराक गणराज्य के अंदर स्थित है। हम बाद में देखेंगे उस चीज़ को। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं। ये आपका हो गया उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन है। ओके, अब साथ के साथ हम लोग यहाँ पर आपकी बुक के अंदर मैप गिवन होगा, तो उसको अगर आप बुक लेकर के बैठे हैं तो आप मैप को खोल करके देख सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपने नहीं देखा है, आपके पास बुक नहीं है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर बुक का थोड़ा सा मैं सहारा ले रहा हूँ। हमारे पास जो है NCERT बुक है। ओके, और इस बुक के अंदर जो भी मैप गिवन है उस मैप को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, फिर इससे हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये जो मेसोपोटामिया है ये बेसिकली रिलाय कहाँ पर करता है। ओके, तो बच्चा यहाँ पर है एक, तो ऐसे करके रिवर गई हुई है। ठीक है, ये जो नदी गई हुई है, इस नदी का नाम है दजला नदी। ठीक, और साथ के साथ यहाँ एक ऐसे करके नदी गई हुई है, ये है फरात नदी। ओके, और फरात नदी, उसके साथ में यहाँ पर एक शहर है मारी। और जब यहाँ ये नदी दी हुई है तो इसके साथ में यहाँ एक और शहर है बेबीलोन। और उसके अलावा यहाँ पर है उरुक, एक और शहर है यहाँ पर गिवन हुआ उर। ओके, और यहाँ पर इस साइड में है पूरा का पूरा रेगिस्तान। ओके, और रेगिस्तान है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर दे रखा है। मैप में अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे, तो यहाँ पर आपको गिवन है काला सागर। ओके, ऐसे करके वर्ल्ड मैप के अंदर ऐसे गिवन है।
फिलहाल इसका कोई रोल प्ले नहीं होता, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ इसके साथ में ही एक देश है जिसका नाम है ईरान। ओके, और उसके अलावा और कुछ है क्या यहाँ पे इसके साथ में, ऐसे ही टच होता हुआ यहाँ से गया हुआ है थोड़ा सा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक। इसके यहाँ साइड में है मिस्र, और भूमध्य सागर यहाँ पे मिस्र है। और ये जो गई हुई है ये है नील नदी। ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ओके, हो ही गया लगभग, ठीक है। चल, तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए मैप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको समझाते हुए भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि ये बेसिकली है क्या। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको डायरेक्शन मैंने बनाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है। ये है पूरब, ये है उत्तर, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर उत्तर और पूर्व इसको मिला दूँ, इन दोनों को यहाँ पर ऐसे करके, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? उत्तर पूर्व। ओके, ऐसे करके। और मैं अगर इन दोनों को मिला दूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? दक्षिण पूर्व। ओके, ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ अगर इस डायरेक्शन को ऐसे मिला लें तो ये बन जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी ये एक डायरेक्शन बन जाएगी उत्तर पश्चिम, ठीक। ऐसे करके डायरेक्शन बनेगी। तो टोटल हमारे पास कितनी डायरेक्शन थी? 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 का डबल कर दो तो 8 हो गई। तो टोटल हमारे पास जो डायरेक्शंस है वो 8 हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने पूरा का पूरा मैप क्रिएट कर दिया है, ये मैप माय डियर फ्रेंड्स कहीं और का नहीं, देखो मैं यहाँ नक्शा नहीं बना रहा हूँ, बस एक ब्रैकेट बना दिया है। तो ये कहीं और का नहीं बल्कि एक देश है जिसका नाम है इराक, ठीक। ये इराक का पूरा मैंने जियोग्राफिकल एरिया आपको एक जो है स्क्वायर के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ के साथ ये यहाँ पर एक देश है ईरान, इसके साथ में लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये जो शुरुआत होती है ना कहानी की, ये होती कैसे है? अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इतनी प्राचीन मानी जाती है, तो वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये जो यहाँ पर इराक के अंदर एक नदी है दजला नदी है, उसके जस्ट नीचे की ओर है फरात नदी, ठीक है ना। दजला बोले तो दबदबा, फरात बोले तो फरफर नीचे की ओर, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इन्हीं दो नदियों के बीच में पाई गई है, ठीक है ना। यानी कि एक इस साइड में और एक इस साइड में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो आपका पड़ गया है लेखन कला और शहरी जीवन, और साथ के साथ ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का नाम पड़ा हुआ है मेसोपोटामिया। अब ये जो मेसोपोटामिया बना हुआ है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। पहला बना है मेसोस, ठीक है, मेसोस प्लस यहाँ पे एक शब्द बना हुआ है पोटामिया। अब मेसोस का मतलब होता है बच्चा मध्य बोले तो बीच, पोटामिया का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो यहाँ 2 नदियों के बीच में बसी हुई जो सभ्यता है उसी को बोला गया है मेसोपोटामिया, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन सभ्यता रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सबसे ज़्यादा अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो यहाँ मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यहाँ पर ये जो उत्तर और पूर्व वाला जो एरिया था ये काफ़ी हरा भरा एरिया रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे रहे हैं, सूरज और जो बारिश वगैरह होती रहती है वो समय से होती रहती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या है कि जो मांस, मच्छी, दूध यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो उत्तर पूर्व की साइड में पूरे भरपूर मात्रा में है। ओके, यहाँ की ज्योग्राफी एकदम हरी भरी है। लेकिन अगर इसके जस्ट हम सामने ऑपोजिट चलें तो ये यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है इसके साइड का ये बच्चा पूरा का पूरा रेगिस्तान रहा है। ओके, यहाँ रेगिस्तान। अब जो सभ्यता जो मेन बसी है वो पता है वो कहाँ पे बसी थी? वो इधर और इधर बसी थी। ओके, अब यहाँ पर देखो जो दजला नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हुआ करती थी ऐसे ऐसे करके, जो ईरान और इराक की ओर जाया करती थी, सॉरी इराक से ईरान की ओर जाया करती थी। और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो फरात की है जो कि यहाँ आसपास ऐसे करके दक्षिण वाले एरिया में फैलती हैं आकर के, ठीक है। अब यहाँ सभ्यता का विकास होता है कैसे है, समझो इस चीज़ को। जैसे मान के चलो आज क्या होता है कि कहीं हमारे आसपास से अगर फ्लाईओवर निकल जाता है तो वहाँ क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही उस टाइम पे जो प्राचीन समय रहा है
वहाँ पर जहाँ से ऐसे नदी गुजरी है तो नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी गुजरी। तो जब सहायक नदियाँ गुजरी हैं तो इंसान के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? पानी। तो लोगों को यहाँ पर क्या हो गया? पानी मिल ही गया। जब पानी मिल गया तो लोग यहाँ पर आकर के अपना जो है कृषि वगैरह करने लगे, खेती बाड़ी वगैरह, है ना। और आसपास यहाँ पर धीरे धीरे कृषि करते थे। उसके बाद कृषि करने के साथ साथ लोग यहाँ पर अन्य आर्थिक गतिविधि भी करने लगे। जब वो अन्य आर्थिक गतिविधि करने लगे तो यहाँ पर गांव बस गया, गांव के साथ कस्बे बने, कस्बे के साथ शहर बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी जो मेसोपोटामिया की कहानी है वो ऐसे इसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर बेसिकली है किसके बारे में। ओके, अब चलिए हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक की हेल्प से इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें एनसीईआरटी की बुक में कहता है कि जो शहरी जीवन की जो शुरुआत है मेसोपोटामिया, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये इराक गणराज्य एक ऐसा देश है जहाँ पर इसकी जो है झलक देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पर दो नदियाँ थी, फरात और दजला। इन नदियों के बीच में स्थित ये प्रदेश आजकल कौन सा है? इराक गणराज्य का हिस्सा रहा है। साथ के साथ मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अपनी संपन्नता, शहरी जीवन और साथ के साथ विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, ठीक है, और इसके अलावा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जो विषय हैं उनके बारे में भी उल्लेख किया गया है मेसोपोटामिया के अंदर। ओके, और साथ के साथ मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और उसका जो साहित्य है वो पूर्वी भूमध्य सागर प्रदेश और उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, और जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि मेसोपोटामिया की भाषा और इसकी लिपि यहाँ पर पढ़ी लिखी होने लगी। तो धीरे धीरे जो सभ्यता है वो इधर से जो है चल करके इधर भी जाने लगी थी। ऐसे इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पर क्या है कि मेसोपोटामिया की जो पुरानी खोज है इसकी जो शुरुआत है वो कहा जाता है कि 1840 के दशक में हुई थी। और यहाँ पर एक दो स्थल जैसे कि उरुक और मारी में, जिन पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा है? ये रहा उरुक, ठीक है, और ये रहा मारी। इसके बारे में हम लोग आगे चल करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसका उल्लेखन कई कार्य के दशकों तक चलता रहा। क्यों? क्योंकि ये जो उरुक है और जो मारी है ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही है उसके अंदर ये दो प्रमुख शहर रहे हैं, ठीक है, और उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो जिनके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। ओके, अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये क्या खिचड़ी पका दी, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो आने लगेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। मैं भी अभी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ। देखो, एक होता है कि मैं ना ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और एक है ऑनलाइन, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। ओके, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इससे क्या है कि टाइम मेरा ज़्यादा बीत रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी इसमें से जो छोटी छोटी बातें हैं वो छूटे ना। ओके, अच्छा, इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में क्या होता है? इतिहास में एक चीज़ होती है कि जो इतिहास है ना वो एक्यूरेट नहीं होता है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% एक्यूरेट नहीं होता, होती है कुछ बातें सत्य है, लेकिन बेसिकली मैंने जहाँ तक आपकी जो पूरी की 11th क्लास की जो बुक के हर एक चैप्टर रहे हैं उनका मैंने एनसीईआरटी के अंदर जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है ना, वहाँ पर क्या है कि सारे के सारे में मुझे यही जानने को मिला है कि ये जो इतिहास है ये एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ये इतिहास आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये एक विषय बना दिया गया है, और ये जो विषय है ये किसके ऊपर आधारित है? ये उसके ऊपर आधारित है कि जो भी यहाँ पर जो पुरातात्विक खोज वाले जो लोग रहे हैं उनके द्वारा जो भी सबूत मिले हैं उन लोगों को, ठीक है ना, जैसे कब्रें मिली हैं, आभूषण मिले हैं, ठीक है, और जो शिलालेख मिले हैं, ठीक है, और अन्य जो पाठ्य सामग्री मिली हुई है इतिहास की, ठीक है, उसके बेस पर इन्होंने क्या हुआ कि टॉपिक्स को जोड़ रखा है, एक अजम्पशन बना रखी है, एक इमेजिनेशन के तौर पर, ठीक है, और थोड़ी सी रिसर्च के तौर पर इसको एक टॉपिक का नाम दे रखा है, तो जिसको हम इतिहास के रूप में आज समझते आ रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है वो सब आपको क्या है कि एक इमेजिनरी है और एक रिलेटेबल टॉपिक के थ्रू समझाया जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास है कहीं ना कहीं वो हमारा क्या है, रिलेटेबल है, वो 100% एक्यूरेट तो नहीं है, बस सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सबूत और पुख्तों के ऊपर आधारित है। ओके,
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपको ना इंट्रोडक्शन में ही बताएगा जब आप अपनी बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी के अंदर। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि कह रहा है कि भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। तो मैंने आपको बोला ना कि जो इतिहास है वो क्या है कि ये सब रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। जितनी भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो, जितना भी आप इतिहास पढ़ते हो, ये सब क्या है, रिसर्च के ऊपर है। ओके, तो ये जो कह रहा है कि भारत के अंदर किसी भी स्थल पर इतने अरसे तक खुदाई नहीं चली थी, यानी कि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानने के लिए यहाँ पर बहुत ही लंबा संघर्ष रहा है। ओके, और इन खुदाइयों के रिजल्ट में क्या हुआ कि आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में क्या, इमारतें हो गई, मूर्ति हो गई, आभूषण हो गए, कब्र हो गए, और साथ के साथ औजार हो गए, और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो लिखित दस्तावेज हैं, ठीक है ना, इसका भी हम लोग क्या है, अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो मेसोपोटामिया है बेसिकली इराक जो गणराज्य है ये कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए जो मेसोपोटामिया है वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग, यहाँ पर बाइबल का एक पहला भाग था जिसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। इसके जो है उल्लेख में कई संदर्भों में किया गया है, कई जगह में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ मेसोपोटामिया की इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, क्या नाम था इसका, ओल्ड टेस्टामेंट। तो इसका जो उल्लेख है वो इस वाली बाइबल के जो अध्याय के अंदर मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक। और ये बाइबल का प्रथम भाग रहा है, बाइबल का प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, इसके अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी चैप्टर के अंदर कह रहा है कि उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, इसमें शिमार का उल्लेख है। शिमार यानी कि जिसका मतलब है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज तो हुई, ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर सत्य को सिद्ध करने की उन्होंने कोशिश तो करी, ठीक। तो ये था थोड़ा सा मेसोपोटामिया के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है थोड़ा बहुत। और साथ के साथ यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर एक और बात आ रही है, वो क्या है कि बाइबल के अनुसार यहाँ पर जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देने वाला था। तो यहाँ बाइबल के अंदर एक बात और कही गई थी, मेंशन करी गई थी कि भाई दुनिया पे क्या आने वाली है, तबाही आने वाली है, जो कि पूरी की पूरी दुनिया को जो है क्या कहते हैं, एक जल प्लावन, मतलब पूरी दुनिया पानी के अंदर डूब जाएगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पे यहाँ हुआ कि परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी पृथ्वी पर जो है सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि धरती पर दोबारा से जो है जीवन की शुरुआत करी जा सके, उसके लिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो परमेश्वर थे उनका एक फरिश्ते थे जिनका नाम था नोआ। उन्होंने क्या बोला कि भाई जैसे मान के चलो ये ज़मीन है, तो यहाँ पर क्या है, नोआ को बोला कि पूरी की पूरी जो धरती है वो जल प्लावन होने वाली है, तो तुम एक ऐसी नाव बना दो, ठीक है ना, तुम एक ऐसी नाव बना दो जिसके अंदर क्या होगा कि इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके हर एक जोड़े को इस नाव के अंदर रख लो, ताकि क्या होगा कि जब धरती जल प्लावन हो जाएगी, सभी जीव जंतु मर जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम इन सभी जोड़ों को वापस धरती के ऊपर जो है छोड़ेंगे, और इससे क्या होगा कि नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी भी कुछ मतलब मान्यता रही है बाइबल के अंतर्गत। और यहाँ पर ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है, और इसी कहानी के मुख्य पात्र को जियूसिद्र कहा जाता था, ठीक है। तो जिस तरह की ये कहानी बाइबल बुक के अंदर मैंने आपको बताई, ऐसे ही कहते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर भी यहाँ पर एक कहानी है जिसके अंदर एक पात्र लिया गया है। पात्र का मतलब वही परमेश्वर वाला जो है कैरेक्टर लिया गया है, ठीक है, जिसको जियूसिद्र कहा जाता है। उसके अंदर भी शायद यही बात लिखी गई थी कि भाई एक दिन दुनिया के अंदर जो है पूरा जल हो जाएगा, मतलब चारों तरफ पानी पानी फैल जाएगा, पूरी धरती डूब जाएगी, ठीक है। ऐसी ऐसी मान्यताएं यहाँ पर भी देखने को मिली थी, ठीक। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा मेसोपोटामिया के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये तो अभी मेरा फर्स्ट पार्ट है,
तो इसके अंदर मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, बस मैंने आपको यहाँ पर धीरे धीरे समझाने की कोशिश करी है कि बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, ये किसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो आने वाला नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, और साथ के साथ यहाँ जो शहरीकरण का जो महत्व बढ़ा मेसोपोटामिया के अंदर, ठीक है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अलावा मेसोपोटामिया के जो शहर है वहाँ पर माल की जो आवाजाही थी वो कैसे हुई, साथ के साथ मेसोपोटामिया में लेखन कला का जो विकास है वो कैसे हुआ था। ओके, तो ये सभी टॉपिक्स हम अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए जो है धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।